साहब हमारी कोई सुनाई नहीं होती और बोल देते कि मामला के लिए कि 1 तारीख को तुम्हारे को मिला था, हमारे तो कोई सुनाई नहीं होती, ना कोई फैसला हुआ अभी तक। कुछ नहीं मिला। उसी दिन का मिला साहब 20 रुपये, 20,000 रुपये जिस दिन हमारी लड़की दफनाई गई थी, उस दिन से हमको कुछ भी नहीं मिला। मंडोर थाने से एक बिना नंबरी FIR GRP जयपुर थाने पर प्राप्त हुई, जिस पर पॉक्सो एक्ट 376 में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी किया गया। काम करके शाम के आया तो लड़की को इधर उधर पता किया, कहीं नहीं मिली वो। इसके बाद हम साहब इतला की, थाने में जाकर रिपोर्ट भी की। रिपोर्ट करके थानेदारों के उधर से आकर पुलिस वालों की मदद से साहब हमारी लड़की को 1 तारीख को साहब लिहाज उसकी मिली हवाई पट्टी में। और हम तो सज़ा मांगते हैं कि जुल्मी को सज़ा होना चाहिए साहब। तो कोटा से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर उन्होंने रखा और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, जिस पर मुकदमा 363, 376 IPC 3/4 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। सादुल शहर का जिक्र शुरुआत में हमने आपसे किया था और वहीं से जो पीड़ित हैं आज टंकी पर चढ़ी थी, उनकी मां हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी बताएं, बिग फाइट में आज सवाल आपकी बेटी जैसे उन हर बेटी का है जो इंसाफ के लिए लड़ रही है, आपको क्या परेशानी आ रही है? हमको जी आपको क्या परेशानी आ रही है? आपकी बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ऐसा। हम तो कहाँ तक घूमे आए, सब ऑफिसर तक घूमे आए, पर हमें इंसाफ, हम टंकी पे चढ़े हुए हैं। जी क्या आज आपकी बेटी टंकी पर चढ़ी? कोई पुलिस अधिकारी मिलने पहुंचा? कोई सामाजिक संगठन, कोई जनप्रतिनिधि? नहीं पहुंचा। क्या आप बता सकते हैं मामला हुआ क्या? कौन आरोपी है इस मसले में? इसमें नरिंदर जी, कौन लोग हैं ये? और सुनील जी, कौन लोग हैं ये? क्या कोई रसूखदार है, कोई प्रभावशाली है जिनके आगे पुलिस कार्रवाई नहीं करी? हाँ, उसके औरत अब 9 नंबर वार्ड में जीत गई है। जी हाँ, और बानिया का लड़का है सुनील। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है आपकी आवाज बने हैं और बने कर आपको इंसाफ दिलाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। शुक्रिया आपका। रवि प्रकाश जी अलवर से और अशोक पंडित जी अजमेर से हैं, उनके बाद सहयोगी प्रदीप का भी रुख करूंगा। फिलहाल रवि जी बताएं। रवि प्रकाश जी जी बताएं। हमें धमकी दे रहे घर पे आके। अशोक पंडित जी हाँ जी बताएं। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं आपको, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये गुंडे और बहरों की सरकार है, जो सरकार गरीब महिलाओं की इज्जत के लिए उनकी माँ को उनका न्याय नहीं दिलवा सकती, वो आम आदमी के खिलाफ न्याय दिलवाएगी। ये सरकार के प्रति हम सांस्कृतिक है और हम हिंदू और हिंदुइज्म पे निर्धारित है। ये बेशरम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही अशोक जी। MP शुक्रिया आपका। सहयोगी प्रदीप का रुख करूंगा। प्रदीप, राजस्थान की सूरत हाल ऐसे कहते हैं कि पुलिस किसी की नहीं सुनती, पुलिस किसी के साथ नहीं है और खासतौर पर महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार के मसलों पर पुलिस को परवाह नहीं है। देखिए अश्वनी, जो पूरे घटनाक्रम जो आज भी हमने देखा, आज आपने भी जो तस्वीरों में जो दिखाया कि राजस्थान के 6 इलाकों में अगर एक साथ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पर सवालिया निशान तो लगने ही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पिछले कुछ समय में देखने को आई है, जयपुर की बात अगर हम करें तो 4 रसूखदारों के नाम आए हैं जिन्होंने एक महिला और उसके 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म जैसी वारदात, घिनौनी वारदात की है। बीकानेर का मसला भी अगर हम उठा लें तो बीकानेर में भी एक आरोपी के चलते पूरा परिवार सड़क पर आ गया और हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि जो रेप पीड़िता है उसके परिजन और रेप पीड़िता ये लोग धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। लोग पहचान छुपाते हैं, लोग बदनामी की वजह से लोग छुपते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि पूरे परिवार को सड़क पर आना पड़ गया है। आज वो महिला SP के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दे रही है, आज वो बेहोश भी हो रही है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? देखिए, जब भी इस तरह की कार्रवाई की बात आती है तो यहाँ पर 2 चीजें सामने आती है। बात करें कि अगर कोई भी जनरल कैटेगरी का मामला दर्ज होता है, जनरल जब भी कोई आरोपी होता है, पुलिस तुरंत उसे सलाखों के पीछे डाल देती है, यानी पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन जहां पर
रसूखदार या नामी गिरामी लोगों के नाम सामने आते हैं आरोपियों के रूप में, तो पुलिस का जवाब केवल यही होता है कि हम अपनी जांच कर रहे हैं। जयपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, बीकानेर में भी ऐसा ही मामला। प्रदीप, एक कॉलर है जयपुर से, प्रतापनगर से, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। पीड़ित है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी बताएं, आपके साथ जो हुआ, निश्चित तौर पर इंसाफ की बात की जा रही है, इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? हमारे साथ फिलहाल पीड़ित के साथ सहयोगी थी मीनाक्षी, जिन्होंने इस मसले पर एक शिकायत दर्ज कराई थी थाने में जाकर। पीड़ित की सहयोगी बनी, इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ लड़ रही हैं। मीनाक्षी जी, हाँ जी सर, नमस्ते। क्या क्या परेशानी आ रही है फिलहाल? देखिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस मैटर में, और आज भी जैसे कि 164 के बयान होने थे, वो आज हो नहीं पाए हैं। हमें मिसगाइड किया गया इस मैटर में। हमें कहा गया कि आप वहां से वहां जाइए, 175 नंबर में हमें भेजा जाना था, उसकी जगह हमें 158 में भेज दिया गया, और इसके चलते जो जज थे वो छुट्टी पे निकल गए, और कुल मिला के आज 164 के जो बयान होने थे वो हो नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समझा जा सकता है। निशा जी, इसी बात का जिक्र आपने शुरुआत में किया था। शीला जी, शील धबाई जी, आप भी सुन रही हैं और सब लोग सुन रहे हैं, राजस्थान सुन रहा है। एक के बाद एक पीड़ित जाग रहे हैं और जो आवाज उठाई जा रही है, निशा जी, किसकी कमी माने? मुझे लग रहा है कि पीड़िताओं को तो बधाई, क्योंकि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। उन्हें कोई शर्मिंदगी उठाने की ज़रूरत नहीं है। शर्मिंदा वो हों जिन्होंने ये अपराध किया है। महिलाओं की कोई गलती और कोई कसूर नहीं है। यहाँ तो नाबालिग बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा, और इसका कसूर तो मैं समझती हूँ सीधे सीधे सरकार पे आता है। जब सरकार पीड़िताओं को सुरक्षा नहीं कानून बना लिया, पुलिस लागू सुरक्षा नहीं दे पाती है, कौन करेगा? किसकी जवाबदेही है? जो घर का मुखिया होता है वो पूरे परिवार की सुरक्षा की बात करता है। तो हमारी मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं, हमारी मुखिया तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, हमारे मुखिया तो प्रदेश के डीजीपी हैं, हमारे मुखिया तो प्रदेश की सरकार है। तो अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो ये सही में सिस्टम का फेलियर है। शील दवाई जी, जिन लोगों को आपने सुना वो विक्टिम है, जिन लोगों को आपने सुना वो विक्टिम से जुड़े हुए हैं, उनकी परेशानी को मेरे ख्याल से अब आपने समझ लिया होगा। आप जिस मुगालते में थी वो मुगालता अब दूर हो गया होगा कि सरकार काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है। कविता जी ने आपसे पूछा क्या किया, क्या फ्रेम किया, अब जवाब है आपके पास। देखिए अश्वनी जी, जिस तरह से पुलिस की ढिलाई जो सामने आ रही है बिल्कुल निंदनीय है। पुलिस के जो अधिकारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री जी को भी इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और जो पीड़िता है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, और प्रयास इस तरह से होने चाहिए, सुरक्षा इस तरह से बढ़ाई जानी चाहिए कि जो आम लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ये राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, ये हमारे हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है कि नारी की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहें, कैसे उनकी शिक्षा सुरक्षित रूप से मिले, कैसे वो घर से बाहर निकले। जब तक उनमें आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, महिलाओं में ये विश्वास पैदा नहीं होगा कि अगर हम घर से निकल के जाते हैं, हम वहाँ काम पर जाते हैं, हम सुरक्षित हैं, तब तक सारी बातें बेमानी। कविता जी, क्या इतना काफी है? देखिए, ये अनेक स्तर पे काम करना होगा। सबसे पहले तो जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री का, उनकी तरफ से एक जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक मैसेज जाना होगा जो अभी तक नहीं गया है। दूसरी तरफ जो पुलिस है उसको भी मालूम होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, अब जो नया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सही से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी अंडर 161A मामला दर्ज हो सकता है और आपकी 2 साल की सजा हो सकती है। एक भी केस राजस्थान में दर्ज नहीं हुआ है। तीसरी तरफ मुझे लगता है जो फेलियर रहा है वो जो सरकार का और जो नगर पालिका और नगर निगम का जो फेलियर है वो स्थानीय और MLAs का। क्या हम वार्ड वाइज या ये क्षेत्रवार, विधायक क्षेत्रवार प्लान्स नहीं बना सकते? सेफ्टी प्लान्स, मोहल्लावार सेफ्टी प्लान्स नहीं बना सकते? बच्चियां कहाँ वल्नरेबल हैं, लाइट्स कहाँ होनी चाहिए, या कौन से इलाके में लड़के वाकई हुड़दंग मचाते हैं? ये जो इस तरीके की मीटिंग्स, मोहल्ला मीटिंग्स, वार्ड वाइज मीटिंग्स, लोकल थाने के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी लीडर्स के साथ, ये वाला जो एक माइक्रो प्लान बनना है, उसके लिए जो ना मुख्यमंत्री
कि जो वो हैं फुर्सत है और ना वक्त। वो महिला मंत्री है, महिला विभाग की वो ही मंत्री हैं, ना उनको वक्त है, ना हमारे नगर निगम के सीईओ को, कोई भी सीईओ को वक्त है। होम मिनिस्टर को तो कभी वक्त ही नहीं होता। पुलिस तो कुछ और काम में लगी हुई है। जब तक माइक्रो टू मैक्रो ये सोच नहीं होगा, और महिला आयोग मुझे लगता है स्वागत करते हम नहीं महिला आयोग के अध्यक्ष, लेकिन शायद जो आपने चित्र आज दिया इतना भयावह, शायद वो गद्दी शायद और भी उसका औहदा बढ़ता कि वो आज किसी ना किसी पीड़िता से मिलती। जाहिर है ये वो सवाल है जो राजस्थान आज जानना चाहता है कि क्या हो रहा है इस सिस्टम में। उस्मान खान जयपुर से और खालिद कुरैशी बीकानेर से, उनके साथ ब्रेक पर जाऊंगा। उस्मान खान साहब। सर जी सर, मेरा तो पहला सवाल ये है कि अर्चना शर्मा जी सुमन शर्मा जी बहुत इस चैनल पे बहुत ज्यादा चिल्लाती थी महिला शक्तिकरण के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में। वो इतनी पीड़ितों के एक से भी मिलने गई है कि अभी तक? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि पुलिस इतनी ज्यादा लालची और इतना करप्ट हो गई है कि जो महिला कोई रिपोर्ट कराने जाती है उससे ज्यादा प्रेशर बना के कोशिश करती है कि जल्द से जल्द इसका राजीनामा पैसे ले दिवा के। जाहिर है ये सिस्टम का सच है। शुक्रिया आपका खालिद साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इस तरह के मसलों में जब भी रोकथाम की जा सकती है, सरकार सीधा आदेश जारी करे। छोटे बच्चे के साथ में अगर कोई गलत कार्य करता है उसको सीधे गोली मारने का आदेश जारी करे। दूसरे सवाल ऐसे ही मसलों का है खालिद साहब। गैर कानूनी है खालिद साहब, गोली नहीं मार सकती, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही न्याय होगा इस देश में। और वो न्याय अगर पुलिस के जिम्मे है दिलवाना और पुलिस उस काम को नहीं करती तो पुलिस के साथ क्या होना चाहिए? सवाल इसी बात का है, कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी दौर में जब लौटेंगे चर्चा इसी पर होगी। फिलहाल एक छोटा सा पुलिस अधिनियम के जो प्रावधान स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं, शांति समितियों की जो प्रक्रिया है वो सही तरह से निर्धारण नहीं होने की वजह से और राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से दुष्कर्म के गंभीर आरोपी जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बच जाते हैं सिफारिशों के आधार पे, और एक गलत एविडेंस कलेक्ट हो जाती है उनके फेवर में कि साहब जो दुष्कर्म जिसके साथ हुआ है वो महिला तो पहले से उससे इश्क करती थी, प्यार करती थी या बच्चलन थी। इस तरह की एविडेंस कलेक्ट करने पर ज़्यादा प्रभाव अब दिया जाने लगा है। उसके नतीजे हमारे यहाँ नकारात्मक रूप में आ रहे हैं। महिलाओं का जो सम्मान है वो तो घट रहा है। पारदर्शिता और सक्षम अधिकारी द्वारा उसका प्रॉपर अन्वेषण हो। आज भी ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी कानून बना दो, लेकिन जो पुलिस का जो बाहर साधक अधिकारी तफ्तीश करता है उसमें इस प्रकार की कमियां, इस प्रकार के मतलब वीकनेस छोड़ देता है कि उसका बेनिफिट उसको सूबदार नहीं हर मुलजिम को मिलता है। तो मुलजिम को सजाओ, ये इसके लिए एक माकूल व्यवस्था हो। क्या पुलिस का कम होता खौफ बढ़ते दुष्कर्मों के लिए जिम्मेदार है? आज ये भी सवाल हमारा था और इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक 67% लोग मानते हैं पुलिस का खौफ कम हुआ। राजेंद्र सिंह जी, सीधा आपका रुख करूंगा और जानना चाहूंगा इस खौफ को कैसे बुलंद किया जाए? पुलिस आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय वाली बात है। अपराधियों में भय नहीं है, आमजन में भय है, ऐसा क्यों? दरअसल में क्या है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो अनुसंधान अधिकारी हैं, उनको चूंकि आजकल एक दुष्कर्म के मामले हैं बड़ी प्रायोरिटी पे, और मीडिया भी इस मामले में बहुत सक्रिय है। जो महिलाओं के संगठन हैं, दूसरे सामाजिक संगठन हैं, वो भी सक्रिय हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन करे, और उसमें मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को, पुलिस के डीजी साहब को, जो पुलिस एकेडमी है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप ये भी कहेंगे सिस्टम काम नहीं कर रहा? नहीं, मैं सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ कि भाई पुलिस एकेडमी में इन अनुसंधान अधिकारियों की ट्रेनिंग ले और उनको ये बताए कि इस पे कोई स्पेसिफिक तरीका क्या हो कि जिससे तुरंत काम किया जाता है। क्या ये एकमात्र उपाय है आज के दौर में? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर तैयार हो, उस प्रोसीजर में परिवादी के आते ही क्या क्या होना चाहिए वो सब टाइम बाउंड किया जाए उसको, कि आज रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आते ही उसका मेडिकल कराया जाए, मेडिकल कराते ही उसका एप्लीकेशन दी जाए 164 के बयान के लिए, और कितनी जल्दी से जल्दी उसके 164 के बयान करने के बाद मुलजिमों की तलाशी की जाए। मिलाकर बात है त्वरित न्याय की व्यवस्था की। गोमा सागर जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या त्वरित न्याय के लिए ये व्यवस्था ठीक है? जो राजेंद्र जी ने सुझाव दिया वो बेहतर है? नहीं, देखिए, सुझाव राजेंद्र जी ने दिया है वो बिल्कुल सही है कि एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई भी रिपोर्ट अपने सामने आती है तो उनकी एप्लीकेशन लें, FIR दर्ज करें, 164 में उनके बयान करवाएं और जितना जल्दी हो सके। देखिए, कोई जिसकी बेइज्जती हुई है, जिसका बलात्कार हुआ है, वो वैसे ही बहुत परेशान है, बड़ी हिम्मत करके तो वो घर से बाहर निकली अपने घर वालों को लेकर और लोगों को, पड़ोसियों को लेकर, और उस कंडीशन में अगर उसके साथ में उसको सपोर्ट करने की बजाय उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे कहा जाता है कि तू खुद ही ऐसी है, तूने ऐसा किया होगा, जबरदस्ती का ये एक अलग रुख है। निशा जी, बहरहाल पुलिस के ट्रेंड होने का इंतजार करें, तब तक अपराध यूं ही होते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो अभी पुलिस के उच्च अधिकारियों को यही समझाने में जोर आता है कि सिर्फ लिंग प्रवेशन को ही वो लोग मानते हैं कि यही बलात्कार है, अगर उसका प्रयास किया तो उसको नहीं मानते कि ये बलात्कार है, जबकि नई परिभाषाएं बदल गई हैं। आज भी हम लोग कितनी मुश्किल से, मैं और कविता जी जब वहाँ थे तो कितना मुश्किल से हमें पुलिस कमिश्नर को समझाने में जोर आ रहा था, तो निचले अधिकारी तो फिर यही सब करेंगे। तो इंतजार में नहीं बैठना है, तुरंत कार्यवाही हो, सरकार सजग हो, नहीं होती तो जनता अपने आप सजग उनको कर देगी, उसी की अभी आवश्यकता है। कविता जी, उस बच्ची का, सिक्कर वाली बच्ची का भी जिक्र करूंगा। अस्पताल से छुट्टी मिल गई लेकिन आज तक इंसाफ के लिए इंतजार है। आरोपी पकड़ा गया लेकिन बच्ची अब तक सजा भुगत रही है, जो नहीं किया उस गुनाह की। ये सबसे अफसोसजनक बात है कि न ही केवल शारीरिक रूप से जो इंजरीज बच्चों के होती हैं, अभी एक और सीकर की जो निर्भया है, सीकर की दामिनी, वो पिछले 3 साल से पड़ी हुई है, 22 ऑपरेशन होके, इस बच्ची के भी पता नहीं कितने ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, और उसके बाद इमोशनल रूप से जो ट्रॉमा के थ्रू गुजरी है। कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं पहुंचता है जो परिवारों को काउंसलिंग करे। हमारे प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं इस वक्त रेप और सेक्सुअल वायलेंस को डील करने के लिए, वो इतनी मिनिमलिस्टिक है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं ही नहीं कि कोई साइकोलॉजिस्ट काउंसिल करे, फैमिली को संभाले, सामाजिक कार्यकर्ता जितने होते हैं वो कुछ करते हैं। मुझे रियली लगता है कि मैं जो बार बार कह रही हूँ एम्फेसिस कि माइक्रो प्लानिंग टू मैक्रो सोच अप्रोच, वहां तक जाना होगा। महिला आयोग की यही भूमिका थी कि वो सबको जोड़ के काम करते, लेकिन महिला आयोग आज एक मैसेज दे सकती थी किसी भी एक पीड़िता के पास जाके, जो उन्होंने नहीं दिया, जो अफसोसजनक है। हम उम्मीद करते कि जनता उनको रास्ता। शील दवाई जी, जो चूक सुमन शर्मा से हुई है उसको आप सुधारेंगी पार्टी में एक महिला नेता होने के नाते? देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो जितनी भी पदाधिकारी हैं या नेता हैं, वो इस मामले में हमेशा पीड़िता के पास में पहुंचती रही हैं, चाहे जेके लोन की वो देखा है आप। अब दर्शक समझते हैं कितना झूठ कितना सच। आगे की बात कीजिए, जो हुआ वो तो हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने देखा है कि हम लोग जाते रहे और आगे भी महिला मोर्चा सक्रिय रहेगा। जितनी भी महिला पदाधिकारी सरकार पर इस बात का दबाव डालेंगे कि कम से कम जो काम नहीं कर रहे हैं उन पर डंडे बरसाए जाए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस का इकबाल जनता में बना रहना चाहिए। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार होना चाहिए। एक बात और कि पुलिस पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपने काम करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए कि वो इसके कहने से हमने इसको कम नहीं। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि कल के साथ तस्वीर बेहतर होगी। आज इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।